हेलो एवरीवन। कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन और डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना डिस्कशन चल रहा है ये टॉपिक, जिसमें हमने आपको दो रीजंस ऐसे बताए थे जिसके थ्रू ये जो वाइल्ड लाइफ है या फिर नेचुरल वेजिटेशन है इनको बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है। उसमें फर्स्ट रीज़न ये था, कौन सा? लॉस ऑफ हैबिटेट। सेकंड ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीसीज। इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। इसके पीछे थर्ड रीज़न ये होता है कंपटीशन। कंपटीशन मीन्स, देखिए, किसी भी जब आप बायोस्फीयर में आप जाते हैं, किसी भी इकोसिस्टम में आप जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज होती हैं। बहुत सारे स्पीसीज प्लांट के भी हैं, एनिमल्स के भी हैं। तो उनमें इस बात की होड़ लगी रहती है, कंपटीशन लगी रहती है कि कौन जो है एक दूसरे पे उसको हरा करके वहाँ एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सा बात है, हैबिटेट है। हैबिटेट में अगर 10 टाइप्स के एनिमल्स है तो उनमें कंपटीशन लगी रहती है कि लास्ट में कौन वहाँ टिकेगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जो वहाँ के क्लाइमेट को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, जो वहाँ के सॉयल, वहाँ की वाटर फैसिलिटी या फिर वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ के प्रेशर को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी वहाँ पे भी स्पीसीज होंगी, अगर वो क्लाइमेट के साथ एडॉप्टेशन की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगी तो सिंपल सा मतलब कि वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो इसी को कहा जाता है कंपटीशन। एक दो यहाँ पे सपोज करिए प्लांट स्पीसीज थी, एक प्लांट स्पीसीज जितना भी एडवर्स कंडीशन आया वो सर्वाइव कर गया उसमें। दूसरा प्लांट कह रहा कि अरे नहीं नहीं, हमें ज़्यादा धूप लग रही है, हमें ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, उसका तो एक्सटिंक्शन होना ही है। तो यहाँ कंपटीशन लगा सर्वाइव करने का। हिस्ट्री में 9th में जब हम जर्मन वाला चैप्टर कर रहे थे, हिटलर के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट आया था, फिटेस्ट विल बी सर्वाइवल। किसने दिया था? बताइए ज़रा नाम उनका। उन्होंने जो दिया था फिटेस्ट विल बी सर्वाइवल लास्ट में, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो सबसे फिटेस्ट है वही अर्थ पे जो है लास्ट में सर्वाइव करता है। तो वो फिटेस्ट सर्वाइव करेगा तो वो किसके थ्रू कर रहा है ना, कंपटीशन के थ्रू। मीन्स जो भी रिवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है, जैसे हमने पढ़े होंगे कि अर्थ पे पहले डायनासोरस हुआ करते थे, कि आज वो डायनासोरस दिखते हैं। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ में बहुत सारी प्लांट स्पीसीज हमको देखने को मिलती थी पहले, जो आज एक तरीके से धरती से एक तरीके से डिसअपियर्ड हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस होके गुजरी है अलग अलग टाइम में। तो बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस से जब गुजरी तो वहाँ पे क्या बढ़ा, जो भी प्लांट स्पीसीज थी या फिर एनिमल स्पीसीज थी उनके अंदर में बढ़ा कंपटीशन। और ये कंपटीशन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक नहीं चला, हज़ारों सालों तक चलता है। और हज़ारों साल यानी लॉन्ग पीरियड का जो टाइम होता है उसमें प्लांट्स, एनिमल्स या जो भी चीज़ें होती हैं वो हो सकता है कि सिंपल सा बात कि वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। जो प्लांट्स, जो एनिमल स्पीसीज उस इन्वायरमेंट को, उस क्लाइमेट को अडॉप्ट कर पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वहीं पे एग्जिस्ट करते रहेंगे, एग्जिस्ट करते रहेंगे। जो नहीं करेंगे, सिंपल सा मतलब है, वो क्या हो जाएंगे, उस हैबिटेट से पुश्ड आउट हो जाएंगे एक्सटिंक्शन के थ्रू। तो ये होता है किस में, कंपटीशन में। मीन्स कि आप इसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप क्लास में अगर बने हैं, 10 बच्चे हैं सपोज करिए, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहें कि हमें तो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, बहुत टफ है सब्जेक्ट, मैथ्स आता नहीं है, साइंस नहीं आता है, एसएसटी नहीं आती है, कंप्यूटर नहीं आती है। तो वो क्या आपकी क्लास में सर्वाइव कर पाएंगे? अगर एग्ज़ाम्स हो, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ तो क्या सर्वाइव कर पाएँगे? तो कंपटीशन, वहाँ हो गई कंपटीशन। कुछ लोग उस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी हो जाए, मुझे क्लास में टॉपर रहना है, कुछ भी हो जाए, मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है। और कुछ लोग हैं कि प्रॉब्लम्स देख के ही डर गए, तो जो देख के डर जाएँगे वो क्या हो जाएँगे, एक्सटिंक्ट कर जाएँगे क्लास में, नीचे से रैंक आएगी उनकी, या फिर वो भी नहीं होगा, फेल होके बाहर हो जाएँगे। जो बच्चे जितना भी एडवर्स कंडीशन आता गया तक उसको अडॉप्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, सर्वाइव, ज़ाहिर सी बात है लास्ट तक करेंगे। तो ये होता है कंपटीशन का बेनिफिट, जो नेचुरली जो है काम करता है स्पीसीज़ के बीच में भी। नेक्स्ट जो रीज़न है उसे बोलते हैं क्लाइमेटिक हीटिंग एंड कूलिंग। क्लाइमेटिक हीटिंग एंड कूलिंग। अब इसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक हीटिंग, यहाँ हीट कौन हो रहा है, अर्थ। हमारी जो अर्थ है, अर्थ का, अर्थ है ना हमारी, ये हो गई अर्थ।
यहाँ हो गया सूरज देवता। सूरज देवता से रेडिएशंस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? रेडिएशन। जो लाइट अर्थ को मिलती है वो रेडिएशन के फॉर्म में मिलती है। तो जब ये रेडिएशन अर्थ के पास में आती है तो नॉर्मल कंडीशन ये है कि दिन के टाइम में ये जो अर्थ है ना, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसको बोलते हैं SWR, शॉर्ट वेव रेडिएशन। दिन के टाइम में, डे टाइम में सन से जो लाइट मिलती है उसे अर्थ एब्जॉर्ब करेंगे, इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। एब्जॉर्ब करने का मतलब, जब एब्जॉर्ब करेगी अर्थ तो अर्थ पे दो चीज़ें हैं ना, कॉन्टिनेंट्स भी हैं ओशियंस भी हैं। कॉन्टिनेंट में क्या है? लैंड। तो जो लैंड है एंड दूसरा कौन हो गया? ओशियन यानी वाटर हो गया। तो लैंड जो है बहुत जल्दी हीट हो जाता है, हीट अप ज़्यादा होता है और उसमें एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्प्शन जो पावर होती है उसमें ज़्यादा होती है। तो सिंपल से ये कहें कि अगर सपोज करिए 10 कैलोरीज हीट जो है मिली किसको? अर्थ को। तो हो सकता है कि 10 का 10 कैलोरी लैंड ले ले पूरा, लेकिन उसका 8 कैलोरी ही ले पाएगा कौन? ओशियन ले पाते हैं, वाटर बॉडी ले पाती है। यानी हीटिंग जो प्रोसेस लैंड का बहुत तेज़ी से होता है और ओशियन का बहुत धीमे से होता है। तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं? गर्म भी होते हैं और धीरे धीरे ठंडे भी होते हैं। लेकिन लैंड जो होती है हार्ड है ना, तो लैंड क्या होती है? बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती है और बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाती है। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि सन से लाइट मिलती है अर्थ को, जिसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो जितने टाइम तक लाइट मिलेगी उतने टाइम तक अर्थ जो है हीट को एब्जॉर्ब करती है। जैसे ही सूरज देवता का सनसेट होगा, अब रात के टाइम में ये जो अर्थ है इन रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर में पुनः वापस छोड़ती है, रिलीज करती है। तो जब रिलीज करती है तो इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। जब रिसीव करती है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। जब रिलीज करेगी, बाहर छोड़ रही है, किस में छोड़ेगी? एटमॉस्फेयर में ही ना, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो नॉर्मल कंडीशन एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं हीट बजट। हीट बजट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर 100 कैलोरीज हीट अगर मिली है सन से अर्थ को वो दिन के टाइम में, तो रात के टाइम में हीट का 100 कैलोरी जो है हीट अर्थ को रिलीज कर देना चाहिए। जब ऐसा अर्थ कर देगी तो जो टेम्परेचर का बैलेंस है वो बना रहेगा। अर्थ का टेम्परेचर एक तरीके से इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, इक्वल रहेगा एक तरीके से। क्लियर? अभी क्या हो रहा है? अभी हो क्या रहा है? हमने एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो है ऐसे CO2 गैसेस छोड़ दी हैं। क्या छोड़ दी हैं? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, डिफरेंट टाइप्स की गैसें छोड़ दी हैं एटमॉस्फेयर में। अब ये क्या करती हैं ना कि ये ब्लैंकेट का काम करती हैं। सारी जो CO2 के एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स बना करके ऐसे अर्थ को सराउंड कर लिए हैं। केवल CO2 ही नहीं है इसमें, 10 जो है ग्रीन हाउसेस गैसें होती हैं, हजार्डस गैसें, ऐसे समझिए कि जो हीट को ट्रैप कर लेते हैं। जैसे कार्बन फ्लोरोकार्बन है, फ्लोरोकार्बन्स हैं, आपके नाइट्रस ऑक्साइड है, अमोनिया है, मीथेन गैस है, ओजोन भी इसमें काम करती है ढेर सारा। ओजोन जो है दो टाइप की पाई जाती है। एक तो ओजोन वो हो गई आपके जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर में पाई जाती है, जो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडियस से प्रोटेक्ट करती है। एक ओजोन गैस जो है ना नीचे आपके स्ट्रेटोस्फेयर में भी पाई जाती है, तो वो जो है अर्थ के टेम्परेचर के लिए घातक है, ग्रीन हाउस गैस में काउंट की जाती है। तो ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं से अर्थ को चारों तरफ से हीट ब्लैंकेट का काम कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब दिन के टाइम में क्या होता है कि सन की जो रेज है ना इसको पेनिट्रेट करके, इस ब्लैंकेट को पेनिट्रेट करके अर्थ के पास पहुंच जाती है। बट नाइट के टाइम में क्या होता है कि अर्थ जैसे इसको रिलीज करने जाती है तो ये हीट ब्लैंकेट्स जो हैं इस हीट को एटमॉस्फेयर में यानी इस ब्लैंकेट से बाहर जाने ही नहीं देते हैं। शुरुआत में क्या होगा कि अर्थ, लाइट की स्पीड तो पता ही है कितनी ज़्यादा है, तो लाइट जो है लाइट की स्पीड पेनिट्रेट करके अर्थ तक पहुंच जाती है, लेकिन अर्थ के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसी स्पीड से इसको एटमॉस्फेयर में बाहर ढकेल सके। तो जब ऐसा नहीं करती है तो सिंपल सी बात है कि अगर 100 कैलोरीज इसने हीट ली, 100 जूल या कैलोरीज में जितनी भी ली उतना रिटर्न नहीं कर पाई। तो सिंपली हुआ क्या कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ये जो गैसें हैं क्या कर रही हैं? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कर रही हैं। और इसको क्या बोलते हैं? अर्थ जो हमारी हीट हो रही है इसको बोलते हैं हीटिंग। और कूलिंग दोनों हमने समझाई आपको।
तो इसको बोलते हैं, इसी से अब क्या होगा कि जब सिंपल सी बात है कि अब हीट बाहर जा ही नहीं रही है, तो एटमॉस्फेयर भी गर्म हुआ, लैंड भी गर्म हुआ, और ओशियन का जो वाटर है वो भी गर्म रह गया, ठंडा कहाँ हुआ जल्दी से। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के ऊपर में। वो ये कहेंगे कि गर्मी में आज हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्यों? हीट बाहर गया ही नहीं। और ठंडी में जब विंटर सीजन आएगा तो विंटर में क्या होगा कि जिस हिसाब से ठंडी लगनी चाहिए तो उस हिसाब से नहीं लगे, ठंडी में हमें गर्मी फील होगी। पहला चीज़, प्लांट्स के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपको पता होगा कि प्लांट्स जो होते हैं ना फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने का ये मतलब नहीं हो गया कि जितना भी आप उनको 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दीजिए कहीं उनसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस जो भी प्लांट्स करते हैं वो एक मैक्सिमम होता है 36, 34, 35 डिग्री सेल्सियस पे ही, उससे ज़्यादा जाएंगे तो भी खतरा है, उससे कम रहेगा टेम्परेचर तो भी खतरा है। और फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम में भी होती है और एक डार्क फोटोसिंथेसिस भी होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस करने का साइकिल होता है वो भी क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पहले से अब ज़्यादा हीट हो गई ना, अब वो हीट होगी तो उनका साइकिल जो है डिस्टर्ब होगा, तो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जो सिंपल सी बात अभी हमने पढ़ा ना, ये 20 के जस्ट पहले ही, कंपटीशन। अब सिंपल सी बात है, जो प्लांट्स या जो भी एनिमल्स होंगे वो इस हीट को, ये जो हीटिंग हो रही है उसको एडजस्ट नहीं कर पाए अपने साथ, तो वाइप्ड अप होंगे कि नहीं होंगे? यही पूरा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल जो है वाइप्ड अप हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। एक्वेटिक लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सपोज करिए एक्वेटिक लाइफ पे क्या प्रभाव, ओशियन के अंदर में जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है किसी भी एनिमल्स के थ्रू में हो, वो भी तो इम्पैक्ट होगी ना। क्यों? क्योंकि ओशियन का जो वाटर है उसमें भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो रहने वाले उसमें फ़िश है या फिर जो भी सी फूड्स हैं उनके साथ क्या होगा, सी में ही आपका मैनग्रोव्स उगते हैं, देन मैनग्रोव्स हैं, और आपके ये क्या कहलाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये भी ग्रो करते हैं, ठीक है। इनके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि उनको भी नुकसान ही नुकसान होना है। खैर अलग चीज़ है वो, इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। पहले क्या थी, क्लाइमेट ठीक ठाक थी, इन क्लाइमेट सेंस की अर्थ पे नॉर्मल चीज़ें थी, अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल, रेनफॉल भी नॉर्मल, विंटर भी नॉर्मल, समर भी नॉर्मल, सब चीज़ नॉर्मल। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट ही चेंज हो रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है अर्थ का बहुत ज़्यादा पहले से हीट होना, टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर का इंक्रीज होना। तो ये जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा तो नंबर ऑफ़ थिंग्स अफेक्ट होती हैं, और वो किधर जाएंगी, एक्सटेंशन की तरफ जाएंगी। अर्थ की बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, वो कीप नहीं कर पाएगी, उसमें भी रैपिड चेंज होगा टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज के ही थ्रू। अभी हमने कहा ना, आपने 9th में पढ़ा होगा क्लाइमेट वाला चैप्टर, याद है, जिसमें हमने आपको बताया था लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर के बारे में। जितने भी साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं कहाँ होंगे, सिंपल सी बात है, जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। और लो प्रेशर कब क्रिएट होगा? लो प्रेशर क्रिएट तभी होगा ना कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर होगा वहाँ पे हवा बहुत गर्म होगी, गुस्से में ऊपर उठ जाएगी, वहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। और जैसे ही लो प्रेशर बनेगा तो जितना कम लो प्रेशर, मतलब जितना कम प्रेशर होगा उतनी ही तेज़ी से जहाँ पे हाई प्रेशर होंगे वहाँ से तेज़ हवाएं चलती हैं। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसी को बोल देते हैं कि स्टॉर्म्स आ गया, उसी को बोल देते हैं साइक्लोन आ गया। तो सपोज करिए कि ओशियन का वाटर है पहले से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, तो चांसेस है कि नहीं है कि वहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा बनेंगे। पहले 2 साइक्लोन आते थे, अब पता चला कि 4 साइक्लोन आ रहे हैं, 6 साइक्लोन है। जब साइक्लोन आएंगे तो नुकसान होगा किसको? पहले तो ह्यूमन बींग्स को ही होगा। और साइक्लोन जब लैंड फॉल करते हैं, यानी कॉन्टिनेंट से किसी लैंड से जाकर टकराएंगे, तो बहुत सारे पेड़ टूटेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल, तो डैमेज तो होना ही है, बायोडाइवर्सिटी को भी डैमेज होना है, एंड देन हर तरीके से नुकसान है इस क्लाइमेट चेंज से। टेम्परेचर और प्रेशर ये चीज़ें होंगे। तो जो भी स्पीसीज हैं, सिंपल सी बात है कि इस टाइप के वेदर कंडीशन को, लॉन्ग सीजन को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है कि अपना फूड भी फाइंड कर पाएँ, फूड भी फाइंड करें। अब सोचिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो जंगल में सपोज करिए छोटे छोटे पॉन्ड्स होंगे, छोटे छोटे लेक्स होंगे, उनका पानी सूखेगा कि नहीं सूखेगा? इवोपरेशन ज़्यादा होने लगेगा गर्मी के दिनों में।
जब इवोपरेशन होगा तो किसी सपोज करिए नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे हर्बीवोरस हैं या कार्निवोरस एनिमल्स हैं वहाँ पे, उनको प्यास नहीं लगती होगी, कहाँ से पियेंगे पानी? जब पानी सूख जाएगा तो कहाँ से पियेंगे? तो नहीं पियेंगे, मर जाएंगे बेचारे। बहुत तेज आंधी आ रही है तो आपको पता ही होगा थंडर स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जिसको आप लोग बिजली कड़कना कहते हैं। जब बिजली कड़केगी और घने घने जंगलों में एलिफेंट्स रहते हैं। कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है असम में एंड देन आपके तमिलनाडु साइड में बहुत 20 से 25 हाथियों की डेथ हो गई थी, एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी। रीज़न क्या था? थंडर स्टॉर्म। और वो थंडर स्टॉर्म क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि पहले से ज़्यादा जो रेनफॉल का पैटर्न था उसमें चेंजेज हो गए। अब वो बताइए कि थंडर स्टॉर्म के कारण में हाथियों की जान चली गई तो बेचारे वो क्या हुआ है, उस क्लाइमेट हीट एंड कूलिंग के प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं कर पाए, इसलिए क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। उनको अपना खाना नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और इसके साथ में ही डिजीज़, अभी पैंडेमिक चल रहा है कोविड का टाइम में, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है कहीं ना कहीं क्या करता है, बहुत सारे डिजीज़ को भी बढ़ाएगा। कैसे? किसी भी एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होगी फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, उमस होगी तो नदी नालों में पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर क्रिएट होंगे, मच्छर काटेंगे, डेंगू, चिकनगुनिया, हैज़ा, आपका टाइफाइड और क्या क्या बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो डिजीज़ क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गर्मी के दिनों में मक्खियाँ भी देखते हैं, बहुत सारे फ्लाई जोड़ती हैं। तो ये भी क्या कर रही हैं, डिजीज़ को स्प्रेड कर रही हैं। और इंडेमिक पैंडेमिक ढेर सारी चीज़ें होंगी, आपको रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे, किसी को सन स्ट्रोक, किसी को हीट स्ट्रोक, तरह तरह की बीमारियाँ। तो बहुत नुकसान है एक तरीके से देखा जाए तो किसे, क्लाइमेट हीटिंग एंड कूलिंग से, जो किसी भी एनिमल्स के लाइफ पैटर्न को, बायोडाइवर्सिटी को बहुत हद तक चेंज करता है। ठीक है।